राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नालायक बहू बेटे की कहानी, चार रोटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गायत्री जी सुबह कमरे में जो बैठी हुई नाश्ते का इंतजार कर रही थी। वो बार बार टकटकी लगाए हुए रसोई घर की तरफ देख रही थी। तभी चारपाई पर बीमार लेटे हुए उनके पति श्यामलाल जी कहते हैं कि हे भगवान, अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, इस बिस्तर से कभी उठ पाऊंगा। कब तक मैं दवाइयाँ खाता रहूंगा? वैसे भी बुढ़ापा है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तब उनकी बात सुनकर गायत्री जी बीच में ही अपने पति को टोकते हुए कहती हैं, आप भी कैसी फालतू की बातें करते हो जी, जरा सी बीमारी में परेशान हो जाते हो। अरे मैं आपको ठीक कर लूँगी। श्यामलाल जी बोले, क्या ठीक कर लोगी? अब गायत्री जी मायूसी भरे स्वर में अपने पति से कहती हैं, देखो आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको, भगवान पर विश्वास रखो। तब जो श्यामलाल जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, बेटे बहू के घर में समय से चाय नाश्ता तक तो मिलता नहीं है। दोपहर के 2 बजे तक रसोई में टकटकी लगाए हम दोनों देखते रहते हैं। बहू बेटे को जब फुर्सत मिलती है तब हमें खाने को देते हैं। शहर में पूरी तरह से हम जो उनके ऊपर निर्भर होकर बैठे हैं, ऊपर से मैं बीमार हो गया हूँ। यह सब कैसे ठीक होगा? अपने पति की बात सुनकर गायत्री जी अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा, बहू ने नाश्ते में कुछ बनाया हो तो खाने को दे दो। तुम्हारी पिताजी की दवाइयों का समय हो रहा है। अगर समय से वो दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे हो पाएंगे? तभी कमरे में से गायत्री जी की बहू नेहा की जो बड़ी करारी सी आवाज़ आती है और बेटा भी जो चिल्लाते हुए कहता है, क्या माँ, पूरा दिन घर का काम बहू ही करती रहेगी क्या? अगर उसने सुबह का नाश्ता नहीं बनाया तो इसमें मुझसे आकर कहने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो घर में बैठी हो, जाकर नाश्ता क्यों नहीं बना लेती? आज जो है नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। इतनी गर्मी में रसोई में खाना बनाकर बेचारी का सर दुख जाता है। इतनी गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती है माँ। और तुम लोग 4-4 रोटियां खाते हो। रसोई में खड़ी खड़ी जो मेरी पत्नी पसीना बहाती रहती है बेचारी, कितना थक जाती है। और तुम दोनों अपनी फरमाइशें करते रहते हो। एक मैं ही तो अकेला घर में कमाने वाला हूँ, क्या क्या करूँ? अपने बेटे की बात सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए और वह जरा सा नाश्ते के लिए क्या बोली कि बेटे ने तो एहसान दिखा दिए। आंखों में आंसुओं को पोंछती हुई गायत्री जी रसोई की तरफ जाने लगी कि खाने के लिए कुछ बना लूं। तभी पीछे से उनकी बहू जो नया बिस्किट का पैकेट लेकर आई और गायत्री जी की तरफ फेंकते हुए कहती है, अब रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए बनाओगी तो पूरी रसोई को गंदा कर दोगी, पूरा काम फैल जाएगा। कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। यह बिस्किट का पैकेट लो और तुम दोनों पानी में डुबोकर नाश्ता कर लो। गायत्री जी बिस्किट का पैकेट उठाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उनके बेटे की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो अपनी पत्नी से कहता है कि नेहा, मैं अपने लिए किचन में चाय बनाने जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी अदरक की कड़क सी चाय बना लूँगा, जिससे तुम्हारे सर में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम हो जाएगा। नेहा कहती है, हाँ, मेरे लिए भी चाय बना लेना, साथ में ब्रेड भी सेक लेना। बेटे बहू के घर में रहते हुए गायत्री जी को परायेपन का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि वह अपने बेटे के घर में नहीं बल्कि किसी दूर के रिश्तेदार के घर में रह रही हैं, जो बात बात में जो उन्हें अपने पास रखने का एहसान दिखाता है। कुछ दिन पहले नेहा और उनका बेटा राकेश हॉल में चुपचाप बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। घर में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही राकेश के अपने घर माता पिता से बातचीत हुई थी। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी,
इसलिए माँ का फ़ोन आया था कि बेटा डॉक्टर ने किसी बड़े शहर में अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, इसलिए मैं और तुम्हारे पिताजी हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने पास आने के शब्दों को सुनकर नेहा और राकेश दोनों ऐसे शांत हो गए जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वैसे भी नेहा राकेश के माता पिता को अपने पास रखने से मना करती है कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्या करे, अभी 2 महीने पहले दोनों ने अपना घर खरीदा था और घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए थे। बाद में उसे अपने पिताजी से जो पैसों की ज़रूरत पड़ी तो अपने पिताजी से वह पैसे लेने गया था। 2 महीने की ही तो बात है और अब पिताजी ने भी जो 3 लाख रुपया की ज़रूरत राकेश को पड़ी थी, तब राकेश के पिताजी ने 2 महीने पहले उसे 3 लाख रुपए दिए थे। अब इतने सारे पैसे राकेश ने लिए हैं तो वह अपने माता पिता को आने से कैसे मना कर सके, क्योंकि वह उन्हें मना भी नहीं कर पा रहा था और उन्हें वे रखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि वे दोनों अपने पास बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते थे। नेहा तो साफ साफ कह देती है, देखो जी, तुम्हारे माता पिता हैं, हमारे जो स्टेटस के नहीं हैं, वो पूरे गांव के गंवार लगते हैं, मैं उनको अपने साथ नहीं रखूंगी। 4 लोगों को बताने में भी मुझे शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। राकेश कहने लगा, नेहा, बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना करूँगा तो माँ को लगेगा कि कुछ दिन पहले हमने इतने सारे पैसे दिए हैं और बेटा हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही गायत्री जी और उनके पति जो श्यामलाल जी अपने बेटे बहू के पास उनके पास शहर में आ गए। दादा दादी को देखकर 8 साल का पोता भागकर आया और अपनी दादी की गोदी में चढ़ गया। कभी दादी की गोदी चढ़ता तो कभी दादा की। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रसोई से निकलकर उनकी बहू नेहा आई और फॉर्मेलिटीज़ के लिए उसने अपने सास ससुर के पैर छूकर जो वह वापस रसोई में चली गई। बेटा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने भी अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, अब आप आ गए हैं तो चाय नाश्ता करिए, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर राकेश वहीं निकल गया। रसोई में खड़ी हुई थी नेहा सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की। गायत्री जी बेटे बहू के घर में पहली बार आई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस कमरे में ठहरना है और कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। तब वो अपने पोते से कहती हैं, बेटा वॉशरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। 8 साल का पोता दादी को वॉशरूम बता देता है, जिसका नाम जो सोहन था, और नहा धोकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और उनका जो सामान भी हॉल में ही रखा हुआ था। अभी तक उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें सामान कहाँ रखना है। सुबह सुबह ही बहू बेटे के घर दोनों आ गए थे। बहू ने चाय के साथ 2 बिस्किट दिए थे। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। बहू तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। अब गायत्री जी बहू के कमरे में चली जाती हैं और बहू जो आराम से कमरे में फ़ोन चला रही थी। तब गायत्री जी कहती हैं, बहू, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुमने मुझसे बात भी नहीं की है। मैं अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात तो कर लो। इतने दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है, खाना जल्दी से बना लो। बहू बोली, माँ जी, बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई हो, एक बार पूछ कर आना चाहिए था ना। अभी रुको, उधर मैं बाहर ही आ रही हूँ और हमारे इधर इतनी जल्दी कोई भी खाना नहीं खाता। हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं, अभी तो 12 ही बजे हैं और वैसे भी हम दोनों अभी डाइटिंग कर रहे हैं तो रोटी चावल खाते ही नहीं हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर धीरे से बड़बड़ाती नेहा कहती है कि अब इन दोनों के लिए मुझे रसोई की ऐसी गर्मी में जो रोटियां सेकनी पड़ेंगी।
अब गायत्री जी कहती है, बहू तुम कुछ कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा तेज कहो। तब जो नेहा कहते हैं, नहीं माँ जी, तुम जो बाहर जाओ, मैं आती हूँ। बहू की बात सुनकर गायत्री जी को बड़ा बुरा लगा कि बहू के कमरे में आने के लिए भी मुझे उससे पूछना पड़ेगा। बहू से तो वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप से वापस हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। रास्ते में खाने के लिए मठड़ी और खस्ता बनाकर लाई थी, वही निकालकर वह अपने पति को खाने के लिए दे देती हैं और उसके बाद दवाई खिला देती हैं। 1 घंटे बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर मूंग की दाल चढ़ा दी, साथ में आटा गूंदकर रोटियां सेकने लगी। थाली में मूंग की दाल और 1 रोटी रखकर ससुर जी को दे आई। रोटियां बहुत छोटी छोटी थी, बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब श्यामलाल जी और गायत्री जी ठहरे गांव के आदमी, वहाँ पर उनकी मेहनत भी ज़्यादा होती है और उनकी जो भूख की खुराक भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो खुलकर भूख लगती है तो वो खाना भी खाते हैं। काम ज़्यादा करते हैं तो इसलिए वो 4 की जगह 6 रोटी भी खा जाते हैं, और फिर रोटियां छोटी छोटी थी। श्यामलाल जी बहू के हाथ की 6 रोटियां खा गए, और जब गायत्री जी के खाना खाने की बारी आई तो वह भी 4 रोटियां खा गई। बहू को जब रसोई में 10 रोटियां बनानी पड़ी तो वह चिड़चिड़ी हो गई, बड़बड़ाने लगी, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत आलस आता था। और उसके सास ससुर तो चावल भी नहीं खाते, अपने लिए तो उसे खाना बनाना नहीं था, सास ससुर के लिए इतनी गर्मी में रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। अब नेहा बहुत चिड़चिड़ा रही थी। सबके खाना खा लेने के बाद नेहा हॉल में आकर बड़बड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सारा सामान, और 3 बजे जो मेरे बेटे को के सर जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं, और उनको इधर सोफे पर हॉल में बैठकर ही बेटे को पढ़ाना है। अब इधर तुम्हारा इतना सारा सामान फैला रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। पूरा घर कितना गंदा लग रहा है, तुम लोगों के आने से सारा घर फैल गया है। माँ जी, यह छोटे छोटे थैले उठाकर मेरे साथ आओ। और नेहा सास को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। नेहा बोली, माँ जी, इसी कमरे में अपना सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। गायत्री चारों तरफ नजरें फैलाती हैं, देखती हैं पूरे घर में जो घर की बची हुई चीज़ें वहाँ पर रखी थी। अभी नया घर बना है तो कुछ लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़े कांच, पेंट के डब्बे सभी इस कमरे में रखे हुए थे। नीचे गद्दा पड़ा हुआ था। बहू, गायत्री जी बोली, कोई और कमरा नहीं है? इस कमरे में तो हम ठीक से लेट भी नहीं पाएंगे, चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज़्यादा पेंट की बदबू आ रही है। तब नेहा बोली, माँ जी, घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा, एक मेरे बच्चे का और एक यह कमरा है जो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। गायत्री जी कमरे में अपना सामान रख लेती हैं और अपने पति का हाथ पकड़कर ले आती हैं। दवाई खाने की वजह से श्यामलाल जी को नींद आ गई और वह सो गए। गायत्री जी उसी कमरे में बैठ गई। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे बहू के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आ गई हैं, जहाँ ना तो कोई उनसे ठीक से बर्ताव कर रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था। बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया, बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था। एक पोता था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उसको भी खींचकर जबरदस्ती कमरे में सुला दिया। घर का सूनापन अब उन्हें काट रहा था। थोड़ी देर बाद गायत्री जी रसोई में पानी लेने के लिए गई तो देखा कमरे में बहू अपनी माँ से बात कर रही है और कह रही थी, माँ, यह बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था इन लोगों को अपने पास बुलाना। और पता है माँ, बुढ़ा बुढ़िया 4-4 रोटी खाते हैं इतनी गर्मी में। उन्हें 4 रोटी बनाकर पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। पता नहीं इतने बुढ़ापे में 4 रोटी कैसे खा जाते हैं। फ़ोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता ना कर, अगर तेरी सास 4 रोटी खाती है
तो तू 4 रोटी के बराबर उससे काम भी ले लिया कर। फोकट की 4 रोटी मत खिलाया कर। अगर तू उन दोनों को बैठकर खिलाएगी तो उन्हें तो तेरे पास बैठकर खाने की आदत पड़ जाएगी। मैं तो कहती हूँ नेहा, तू आज शाम से ही अपनी 4 रोटियां वसूलना शुरू कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा खुशी से उछल पड़ी और कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि इतने दिनों तक इस बुढ़े बुढ़िया को मुझे सुबह शाम 4 रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी। अब गायत्री जी अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गईं कि आज बहू के घर आए हुए उन्हें पहला ही दिन है और एक बार ही में बहू ने खाना खिलाया है, पर उस पर भी मायके अपनी माँ से शिकायत लगा रही है कि सास ससुर 4-4 रोटियां खाते हैं। आंखों में आंसू आ गए थे गायत्री देवी के। वह रसोई से एक गिलास पानी ले लिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। तब तक उनके पति श्यामलाल जी भी जाग गए थे। पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब गायत्री जी की बात को जो बदलती हुई कहती हैं, मेरी आंख में कोई आंसू नहीं है, मैं तो बस रसोई में पानी पीने गई थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर अपने पति को उन्होंने अपनी बहू नेहा की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव वापस चले जाएंगे और फिर उनके इलाज का क्या होगा। वह तो अपने पति श्यामलाल का इलाज कराने के लिए बहू बेटे के पास आई हैं। भले ही बहू बेटे अब कुछ भी कहें, लेकिन वे अपने पति का पूरा इलाज कराकर ही वापस जाएंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय हुआ तब नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा रसोई में आटा लगा दीजिए और फ्रिज से जो लौकी निकाल कर रखी है उसको भी धुलकर अच्छे से काट दीजिए। तब तक मैं भगवान की संध्या की आरती करके आती हूँ। अब जो गायत्री जी समझ जाती हैं कि बहू ने उनसे 4 रोटी वसूलनी शुरू कर दी हैं। पति के इलाज के खातिर जो गायत्री जी रसोई में जाकर आटा लगा देती हैं और सब्जी काट देती हैं। जब बहू नेहा रोटियां बनाने लगती है तो वह अपनी बहू से कहती हैं, बहू मेरा रात का खाना खाने का मन नहीं है, मैं रोटियां नहीं खाऊंगी, तुम बस अपने ससुर जी के लिए ही 4 रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। गायत्री जी की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, बुढ़िया रात का खाना नहीं खाएगी तो मुझे 4 रोटियां कम सेकनी पड़ेंगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया था। सभी लोग खाना खा लेने के बाद अपने अपने कमरे में जाने लगे तो गायत्री जी कहती हैं अपने बेटे से, बेटा सुबह ही तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलना है, तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है राकेश कि एम्स जैसे अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ होती है वहाँ। पहले भी मैं एक बार गई थी, सुबह से रात हो गई थी। नेहा अपने पति की तरफ हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही हैं, ऐसे लग रहा है कि अब वह ही सब कुछ जानती हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अब नेहा की बात सुनकर राकेश जो बड़बड़ाता हुआ कहता, माँ मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, जाओ अपने कमरे में समय से जाकर सो जाओ। गायत्री जी अपने कमरे में जाकर लेट जाती हैं, लेकिन रात का खाना ना खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी तो वे अपने छोटे से झोले में मठड़ी और लड्डू निकालती हैं और खाने लगती हैं। श्यामलाल जी उन्हें मठड़ी और लड्डू खाते हुए देखकर कहते हैं, तुम इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो खाना खाने से मना क्यों किया? तब गायत्री जी कहती हैं, नहीं, उस समय मेरा खाना खाने का मन नहीं था, पेट भरा भरा सा लग रहा था, लेकिन अब जब रात के 2 बज रहे हैं तो मुझे भूख लगी है, इसलिए सोचा कुछ खाकर सोऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तब और तुम सो जाओ, मैं अब शोर नहीं करूँगी। कुछ खाने के बाद ही गायत्री जी को नींद आई। अब श्यामलाल जी अपनी बहू नेहा के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं, बहू अस्पताल ले जाने के लिए पूरी और आलू की सूखी सब्जी बना देना और थोड़ी ज़्यादा सी बना देना, क्योंकि पूरा दिन
वहाँ लग सकता है। घर से कुछ खाने पीने का सामान ले जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर के खाने से तो अच्छा है। तब नेहा अपने पति राकेश की तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, अब इतनी सुबह सुबह इनके लिए पूरी सब्जी कौन बनाएगा? मुझसे इतनी गर्मी में जो पूरी सब्जी नहीं बनेगी। तुम भी संभालो अपने पिताजी को। तब राकेश कहता है, क्या पिताजी, तुम भी पूरी सब्जी की बात कर रहे हो? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, पूरी सब्जी खाओगे तो और ख़राब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है, उधर ही कुछ खरीद लेना और खा लेना। अपने बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी उसका मुंह देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो बेटा इतना जो चिड़चिड़ा हो रहा है, इतना बड़बड़ा रहा है, इतना गुस्सा हो गया है। गायत्री जी कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा राकेश, अस्पताल में ही खा लेंगे हम, तुम लोग घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों लोग घर से बिना कुछ खाए पिए ही अस्पताल के लिए निकल जाते हैं और जाकर सीधा पर्चा वाली लाइन में लग गए। पूरे 2 घंटे लगे पर्चा बनने में। सुबह के 10 बज गए थे। गांव में तो वह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेटा भी पता नहीं फोन पर किससे बात करते हुए कहाँ चला गया था। तभी गायत्री जी देखती हैं कि अस्पताल के बाहर ही एक फल का ठेला लगा हुआ था। वे उधर से कुछ फल खरीद लाती हैं और अपने पति श्यामलाल जी को खाने को देती हैं और खुद भी केला खा लेती हैं। अस्पताल में दिखाने में पूरा एक दिन निकल गया। डॉक्टरों ने बताया कि श्यामलाल जी के पेट में बड़ी बड़ी पथरी हो गई हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है। शाम को जब वे दोनों वापस घर आते हैं तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। किसी तरह से फल खाकर उन्होंने अपना पूरा दिन निकाल दिया था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यह क्या, इधर भी बहू नेहा ने खाना नहीं बनाया। गायत्री जी रसोई में पति के लिए खाना परोसने को गईं तो रसोई में कुछ भी बना नहीं था। हॉल में बैठे हुए बेटे से वो कहती हैं, बेटा राकेश, बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही है। झुंझलाते हुए राकेश कहता है, माँ आज जो नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन से वह आराम कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही खाना बना लो, और वैसे भी तुम दोनों 4-4 रोटियां खाते हो। अब बेचारी इतनी गर्मी में पसीना पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए 4-4 रोटियां बनाएगी। अपने बेटे राकेश की बात सुनकर श्यामलाल जी को बहुत गुस्सा आया। वह बेटे से तो कुछ कहने को होते हैं, तभी गायत्री जी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, छोड़ो जी, हम जिस काम से आए हैं वह काम करते हैं, बाकी कौन सा हमें इधर रुकना है। पूरे दिन से थकी हारी होने के बावजूद भी गायत्री जी बेचारी रसोई में अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती हैं। अपने लिए वह सिर्फ 2 रोटियां बनाती हैं। बेटे बहू की बातों और व्यवहार से दोनों ही बहुत दुखी थे। अब श्यामलाल जी कहते हैं, भगवान, मुझे बहू बेटे का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बहू हमारे लिए खाना भी नहीं बना कर रख सकती थी? तब गायत्री जी कहते हैं, क्या भगवान से शिकायत कर रहे हो जी? तब श्यामलाल जी कहते हैं, तुम दिन भर से अस्पताल में व्यस्त थी, तुम थक गई हो और आकर तुमने खाना बनाया है। मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम आई हो बहुत कम खाना खा रही हो। तब गायत्री जी कहती है, कोई बात नहीं जी, और वह बात बदलते हुए कहती है, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल शहरों में ना घर छोटे छोटे होते हैं, इतना चलना फिरना नहीं होता तो खाना पचता नहीं है, इसलिए कम खा रही हूँ, और कोई वजह नहीं है। बेटे बहू के व्यवहार को दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से समझ रहे थे। गायत्री जी सिर्फ अपने पति के इलाज की खातिर चुप थी। 2 दिन बाद उनके पति का बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाता है और उसके 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 4-5 दिनों में गायत्री जी को बहू बेटे का रवैया समझ में आ चुका था कि बहू खाना बनाने में बहुत ही कामचोर है
उसे रसोई के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम दोनों का खाना भी बहू बेटे दोनों को ही खटकता है। इसलिए बहू बेटे के रवैया को देखकर गायत्री जी सोचते हैं कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो उनके पति को कुछ दिन और इलाज के लिए इधर रुकना पड़ेगा। ऐसे रोज रोज हम भूखे पेट नहीं सो सकते। अब मुझे इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद गायत्री जी आखिरकार अपने खाने पीने का एक रास्ता निकाल ही लेती हैं। दूसरे दिन जब वह सुबह सुबह अस्पताल अपने पति को दिखाने जाती हैं तो उधर से अस्पताल के बाहर मिलने वाले ढेर सारे फल अपने और अपने पति के लिए खरीद लेती हैं और वह सारे फल अपने कमरे में लाकर जो रख देती हैं और वहीं वह खाती हैं तो खाने के लिए बहू से कहती हैं और ना ही खुद बनाती हैं, क्योंकि अब वह उन फलों को खा लेती हैं। तब बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और उसकी सास ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही सास ने रसोई में जाकर कुछ बनाया। तो वह सास ससुर के कमरे में जाकर देखने जाती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, यह लोग बिना खाए कैसे रह सकते हैं। तब तक कमरे से वह बाहर आती है और आती हुई उसे जो गायत्री जी दिखाई दे जाती हैं। तब वह कहती है, नेहा माँ जी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना देना। गायत्री जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो। मुझे तो बिना शक्कर की चाय बनानी नहीं आती है, मुझे शक्कर दूध वाली चाय ही बनानी आती है। यह काली चाय मुझसे नहीं बनेगी, तुम अपनी चाय खुद ही बना लो। अपनी सास का जवाब सुनकर नेहा तिल मिलाकर रह गई और सीधा सास के कमरे में आ धमकी। बहू ने अपने सास ससुर के कमरे में सेब अनार अनानास जैसे फल रखे हुए देख लिए तो हंगामा मचा दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा हैं, कितना खर्चा करते हैं, फल ही फल खाते हैं। और तो और उन्होंने अपने कमरे में जूस के डब्बे भी रख रखे हैं, तरह तरह के खाने के बिस्किट रखे हैं। इन्होंने कितना पैसा बर्बाद किया है। तुम्हारे माता पिता आज तो जो तुम्हें उनकी खबर लेनी पड़ेगी। अपने पति को वह नेहा सिखाती है शहर में किस तरह से पैसे बचा बचा कर हम चल रहे हैं और ये लोग फल और फालतू की चीज़ों में कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इलाज से पहले ही पैसा कम खर्च नहीं हो रहा था जो ये लोग खाने पीने में इतना पैसा खर्च करते हैं। राकेश अपनी पत्नी की बातों में सुनकर जो आग बबूला हो जाता है और अपने माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो सेब केला अनार का ढेर लगा हुआ था और उसकी माँ अनार छीलकर उसके पिताजी को दे रही थी। तभी राकेश तमतमाता हुआ कहता है, माँ शर्म नहीं आती तुम्हें, फलों पर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए? इतने सारे फल मंगा कर रखे हैं, कौन खाएगा इतने सारे फलों को? हम तो शहर में रहकर एक एक पैसा बचा रहे हैं और तुम इधर इतने सारे पैसे बर्बाद कर रही हो। गायत्री जी दो टूक सा जवाब बेटे बहू को देते हुए कहती हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं इसलिए उनके लिए फल लाए हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, अगर अच्छे से खाएंगे पिलाएंगे इन्हें नहीं तो इनको कमजोरी आ जाएगी। तब तक दरवाजे पर डोर बेल बजती है। नेहा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। वह कहता है कि इस घर में श्यामलाल जी ने खाना मंगवाया है। यह सुनकर तो नेहा चौंक जाती है, क्या उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर नेहा आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर राकेश को आवाज़ देती है, कहती है, देखो राकेश, तुम्हारे माता पिता कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब तो बुड्ढा बुड्ढी बाहर से खाना भी मंगाने लगे हैं। राकेश डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर अपने माता पिता के कमरे में गया और उनसे तमतमाते हुए कहता है, यह क्या माँ, तुम घर में खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो? तब श्यामलाल जी उठकर अपने बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हैं और कान खींचकर कहते हैं, कुछ तो शर्म कर ले बेटा, तेरी बीवी 4 रोटी खिलाती है तो तुम दोनों को अखरती है। हम दोनों को 4 रोटियां भी तुम लोगों को खिलाई नहीं जाती और आज जब हम अपने पैसों से बाहर से खाना मंगाकर अपना पेट भर रहे हैं तो तुम्हें उससे भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बहू बेटे
के घर होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुमने तो बेशर्मी का चोला ओढ़ लिया है। अपने फल के लिए और खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। पहले तुम अपनी बीवी से 4 रोटी बनवाना तो सीख लो, तब मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करना कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो। लानत है ऐसे बेटे पर जो माता पिता को 4 दिन 4 रोटियां भी नहीं खिला सकता। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए ही किया है, एक एक पाई बचाकर तुम्हें पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज भी गांव में रहकर अपना मैं कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, तुमसे नहीं मांगता हूँ। और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं फालतू का पैसा खर्च करता हूँ। बहू बेटे के घर में रहकर ही भूखा मरना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी पत्नी और तुम हमें समय से 4 रोटी खाने को दे देते तो हमें यह बाहर से खाना मंगाने की क्या जरूरत थी? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर से लाने की। भाग्यवान। तभी वो गायत्री जी से बोले, अपना सारा सामान बैग में भर लो, अब हम इन दोनों के घर एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएंगे या धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन इस नालायक बहू बेटे के घर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है तुम्हारी पत्नी अपने मायके से, जो सास ससुर को 4 रोटी भी नहीं खिला सकती। भाग्यवान। चलो जल्दी करो, और बेटा भगवान ना करे कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने बेटे बहू के घर जाओ और वह तुम्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? गायत्री जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती हैं। गायत्री जी अपने बहू बेटे के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने से पहले ही वह बहू बेटे से नाराज होते हुए कहती हैं, बेटा इस घर को खरीदने में तुम्हारे पिताजी ने 3 लाख रुपए दिए थे। वे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब हम अपने पैसे तुम्हें से वापस मांगते हैं और अपने पैसे तुम्हें नहीं दे सकते। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे वापस निकलवाने के। अब हम तुम्हारे पास अपना 1 पैसा भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बहू बेटे भगवान किसी को ना दे। हम अपने गांव में ही अच्छे हैं। इतना कहकर सामान उठाकर जो बहू बेटे के मुंह पर दरवाज़ा जो फटाक से बंद करते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल गए। गायत्री जी और श्यामलाल जी अपने बहू बेटे के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसलिए उन्होंने इतना कठोर निर्णय लिया था। वैसे तो उन्होंने सब कुछ अपने बेटे को दे दिया था, लेकिन बेटे बहू के व्यवहार ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। इसलिए गायत्री जी और जो श्यामलाल जी डॉक्टर से लंबे समय की दवाइयाँ लेकर गांव जाने का निर्णय लेते हैं। 3 लाख रुपए वापस करने की बात सुनकर तो जो नेहा और राकेश परेशान हो जाते हैं और बातों में थोड़ा लचीलापन लाकर माँ का हाथ पकड़कर राकेश कहता है, क्या माँ तुम भी कैसी बातें कर रही हो? गांव जाने की क्या ज़रूरत है? अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी का इलाज लंबा चलेगा, तो आप आराम से इस घर में रहो। और पैसों की आप क्या बात कर रही हो? वैसे भी अपने बेटे को ही तो दिए हैं, किसी पराये को थोड़ी दिए हैं पैसे। और इसमें वापस करने वाली क्या बात हो गई? आप तो छोटी सी बात पर नाराज हो गई। तब गायत्री जी कहती हैं, नहीं बेटा, तुम लोगों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है यह सब उसी का नतीजा है। अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखते और 4 रोटी समय से खाने को देते तो हमारा तो सब कुछ ही तुम्हारा था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने हमें इतना कठोर निर्णय लेने के लिए जो मजबूर किया है, और इस तरह से यह निर्णय लेकर हमने अच्छा ही किया है। कम से कम हमें यह तो पता चल गया कि बुढ़ापे पर तुम हमारा कितना साथ दोगे। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे बेटा, हम गांव जा रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर में हमारे पैसे हमें वापस कर देना। इतना कहकर गायत्री जी और श्यामलाल जी गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कोई बंधन नहीं, कोई उनकी रोटियां गिनने वाला नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें
कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।